एक अच्छी खबर विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ टॉप स्टोरीज। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने साइंसी मैदान में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और ये वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी गालिबन हमें तो लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन मिनिस्ट्रीज में से एक है मुस्बत और अच्छी खबरें आती हैं जिन्हें सुनकर देखकर खुशी होती है। मुल्की माहिरीन अब खुद वेंटिलेटर्स बना रहे हैं जो यकीनी तौर पर एक पेचीदा और मुश्किल काम समझा जाता है। वज़ीर आज़म ने नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन NRTC हरीपुर का दौरा किया और वेंटिलेटर्स की पहली मकामी पैदावारी सर्विस का इफ्तिताह किया। इमरान खान ने पाकिस्तान में तैयार किए गए वेंटिलेटर्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इस कामयाबी से कौमी असम्बली को भी आगाह किया था। NRTC ने पहले मरहले में वेंटिलेटर्स के 15 यूनिट्स तैयार किए हैं जो किसी भी तरह आलमी मयार से कम नहीं हैं। ये बिलाशुबा तिब के शोबे में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और हमारे साइंसदान इस पर सर्टनली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, आप माशाल्लाह जब से इस वजारत में आए हैं ये वजारत भी बड़ी मुतहर्रिक लगती है और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में भी हमें आगे जाता हुआ नजर आता है। वेंटिलेटर्स बिलाखिर लोकली मैन्युफैक्चर करना सर्टनली अगर कुछ महीनों पहले भी हम सोचते तो अनहोनी सी लगती थी, ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रहा। ये सबसे हमें जो डिज़ाइन आए थे 57 के करीब डिज़ाइन मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने करके भेजे थे। वेंटिलेटर जिस तरह से आपने भी खुद कहा बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है, आसान नहीं है बनाना। लेकिन उसके बाद ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो मुख्तलिफ शोबों के इंजीनियर्स हैं, उसमें एयरफोर्स के इंजीनियर शामिल हैं, सिविल इंजीनियर शामिल हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शामिल हैं। ये सब लोग इकट्ठे बैठे और उन्होंने हर डिज़ाइन के ऊपर मुख्तलिफ टीम ने जो है वो काम किए और फिर 4 डिज़ाइन फाइनल हुए कि NRTC की जो अपने फैसिलिटी कल जो देखी 4 फैसिलिटीज में से एक फैसिलिटी है जहां पर अब ये वेंटिलेटर बनेंगे। इसके साथ अब्दुल्ला असल में जो बड़ा इसका एक पहलू है ना वो ये है कि हम देखें $2.1 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है मेडिकल इक्विपमेंट्स की। ये जो हुआ है इसका जो असल फायदा होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर मेडिकल इंजीनियरिंग की बिल्कुल नई इंडस्ट्री जो है अब उसका जन्म होगा। हमने इसमें एक पूरा हेल्थ सिटी हम बना रहे हैं। मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको कहूँगा, स्पेशली वो लोग जो इंजीनियर की नो हाउ रखते हैं, कि आप आएँ और मेडिकल इक्विपमेंट की सनत में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में अब हमने अपनी जो है वो एनेस्थीसिया मशीन डिज़ाइन कर ली है, हमने अपना डायलिसिस मशीन बना ली है। नर्स ने जो स्टंट्स हैं जो आपको पता है हार्ट के पड़ते हैं वो उन्होंने अपने बना लिए हैं। इसके नतीजे में हमारे यहाँ एक तो कॉस्ट जो है वो 1/3 के करीब रह जाएगी इन तमाम चीज़ों की, और दूसरा ये जो $2.1 बिलियन की हम इंपोर्ट करते हैं ना सिर्फ ये सेफ होगी बल्कि $1 बिलियन की हम सर्विस एग्रीमेंट्स करते हैं। तो जो मेरी एक प्लानिंग है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो ये है कि अगले 3 सालों में हम कम से कम $1 बिलियन की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकें, यानी $1 बिलियन बचा सकें। अगर ये कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। फवाद साहब, बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे कि अब तो वेंटिलेटर बन गए हैं, NDMA के हवाले भी कर दिए गए हैं, आपने स्टेंट्स का जिक्र किया, आपने एनेस्थीसिया की मशीन का जिक्र किया। अब ये चीज़ें एक्चुअली प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अस्पतालों में इस्तेमाल होते हुए उस मरहले तक पहुँचते हुए कितना वक्त दरकार होता है, या फिर ये चीज़ें बस रेडिली अवेलेबल और रेडी टू यूज़ हैं ऑलरेडी? जो वेंटिलेटर्स हैं वो तो चले गए ना, वो तो अपना चले गए, वो तो NDMA के हवाले हो गए। NDMA आगे आप अस्पतालों में जो है वो देगा। दूसरा जो 3 डिज़ाइन है उसके लिए जो है एक स्पेशल लाइसेंसिंग प्रोविजन जो है वो इन्वोक हम कर रहे हैं, तो उसके बाद वो तीनों वेंटिलेटर डिज़ाइन जो है वो भी हमें अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन ये जो एक मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो आप कह रहे हैं, देखें हम तो चीज़ बना के उसका प्रोटोटाइप बना के उसको हमने कमर्शलाइज कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर को मैं कहता हूँ कि वो आगे बढ़े और यहाँ से मामला को वो आगे लेके चले। गवर्नमेंट तो नहीं बना सकती, ये तो प्राइवेट सेक्टर ने साथ मिलना है। और शुरू से ही इसमें जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट यही रहा है कि प्राइवेट सेक्टर लीड करे पाकिस्तान में इस तरह की इंडस्ट्री को, और ये इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर हमारा बहुत डायनामिक है और मुझे यकीन है कि वो इस मामले को आगे चलाए। और जाहिर है ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं, पोटेंशियल भी है इस इंडस्ट्री में। और फवाद साहब, अभी हम कितने ऑलमोस्ट वेंटिलेटर्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो बना रहे हैं पर मंथ या पर वीक या डेली, और हमारे आपके इनफैक्ट टारगेट्स क्या हैं इस सिलसिले में? देखिए, ये
जहाँ तक हमारा काम था बना के देना हमने, या उसको डिज़ाइन फाइनल करना या इंजीनियरिंग का, ये काम हमने तो कर दिया। आगे कमर्शलाइजेशन फ्रेंकली हमारा काम नहीं है, और वो जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद फैसला करेंगी उन्होंने एक्सपोर्ट करना है कैसे उसको देना है। बट एनआरटीसी का मुझे पता है कि इनकी कैपेसिटी अबाउट 250 वेंटिलेटर्स बनाने की है पर मंथ, और ये पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हैं। और ये जो इसमें दूसरा जो अभी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि कोविड में आपको पता है कि वेंटिलेटर तो ज़रूरत है ही, लेकिन उसके साथ जो कम कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, मिसाल के तौर के ऊपर ऑक्सीजनेटर्स हैं, वो ज़्यादा अहम हो जाते हैं। तो ये जो वेंटिलेटर्स हैं ये ऑक्सीजनेटर्स के तौर के ऊपर भी इनको डेवलप किया जा रहा है। सो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें इसमें से आप निकलती हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप कॉम्प्लेक्स मशीन बना रहे हैं, पेचीदा मशीन बना रहे हैं, तो फिर उसमें कई चीज़ें जो हैं वो आपको पहले मिलती हैं। सो ये हमें फ़ायदा ये होगा कि इससे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकलेंगी। अच्छा फवाद साहब, कुछ थोड़ी सी अब हैं आप हमारे साथ, हमने आपको जहमत दी है और आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, तो कुछ सियासी बातें करते हैं थोड़ी सी आपकी इजाज़त से। अली ज़ैदी साहब को हैं कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो JIT रिपोर्ट्स कल सामने आई हैं सिंध हुकूमत की तरफ से। एक तो ये उनका रिजर्वेशन है कि जनाब इससे पहले क्यों नहीं लाई गई, फिर वो कह रहे हैं कि जी टेम्पर्ड रिपोर्ट्स हैं क्योंकि उनके पास तो कुछ और हैं। आपको लगता है कि ऐसी रिपोर्ट्स जिन पर मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान के दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें से ऐसे इदारे भी शामिल हैं जो सिंध हुकूमत के मातहत नहीं आते, इन दिस डे एंड एज सिंध हुकूमत टेम्पर करके रिपोर्ट्स रिलीज करेगी? देखिए, अली ज़ैदी ने आज 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उसमें जो मेरी उनसे बात हुई है वो कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने वेबसाइट के ऊपर अपलोड की है ये एडिटेड रिपोर्ट है, और इसमें जो असल मुल्ज़मान हैं उनके नाम जो है वो एडिट किए गए हैं, और वो 12:15 बजे पूरी रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। अब अली ज़ैदी ने 3 स्पेसिफिक इल्ज़ामात लगाए हैं। एक वो कहते हैं कि उज़ैर बलोच जो था वो जरदारी साहब के और फरियाल तालपुर के पेरोल के ऊपर था और उनसे पैसे लेके मर्डर्स कर रहा था। निसार मुराई जो है वो बहुत बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो उसकी लॉन्चिंग स्मगलिंग में भी मुलव्वस था और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी था। और सईद अहमद ये तीसरा बंदा है जो, ये 3 लोग उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि वो बिलावल हाउस की पेरोल पे थे और उनके लिए काम कर रहे थे। अब इसकी जो JIT है वो अली कहते हैं कि उसमें ये कंफर्मेशन है। अब 12:15 बजे जो, चलिए 12:15 बजे हम देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वफाद साहब सईद गनी से बात कर रहे थे। वो कहते हैं उज़ैर बलोच के जहाँ किरदार की बात आती है, अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI को, तो उसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। वो GDA के साथ जब आपकी मीटिंग्स होती हैं वज़ीर आज़म साहब की, तो उसमें मौजूद होते हैं, उनकी अहलियाँ ज़ाहिर है आप लोगों के साथ बड़ी पेश हैं, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते वज़ीर आज़म साहब? देखिए जी, ये JIT की जब आती है, सामने आती है, और जो जहाँ पे होगा उसको पूछा जाएगा। फ्रेंकली हमारे जो लोग हैं, इससे पहले PTI के लोग जो हैं, कब उनको जो है एब्जॉल्व किया गया है पूछने से। अलीम खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, वो जेल गए, जमानत करा के आए। बाबर रहमान पे इल्ज़ाम लगा, उन्होंने रिज़ाइन किया, जाके केस लड़ा। सब्तैन साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, वो वजीर थे, वो जेल गए, वो वापस आए। तो PTI में तो ये कोई क्लेम ही नहीं करता कि हम एब्जॉल्व हैं या हमसे आप नहीं पूछ सकते, तो ये प्रॉब्लम तो है नहीं। अच्छा, मैं एक दोबारा ज़रा एक आपको जो है सियासत से निकल के मैं एक बात करना भूल गया था, जो अपनी मिनिस्ट्री में कि जो अगला एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसमें मैं दोबारा, चूँकि आपका जो बहुत लोग देखते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स बहुत देखते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे फार्मर्स हैं, नौजवान फार्मर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगला जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो हम 5 एकड़ और 12.5 एकड़ और 2.5 एकड़ के जो फॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर फॉर्म्स हम डेवलप करेंगे, इंतहाई मॉडर्न प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर मबनी। सो जो लोग भी अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर, बहुत बड़ा एग्रीकल्चर और हेल्थ अगले 10 साल बहुत बड़ा बिजनेस रहेगा, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास आइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज हम बना के दे रहे हैं फॉर्म्स को डेवलप करने के लिए, और ये जो हमारे यंग फार्मर्स हैं
उनको एक बिल्कुल हम एक इंतहाई मॉडर्न एग्रीकल्चर रजीम में जो है वो लेके जाएंगे। ये अगला हमारा प्रोजेक्ट है, इस पर भी नजर रखें। वंडरफुल जनाब, आप हमारे तवज्जुह से तमाम फार्मर्स जो हम भी यहाँ रीइटरेट कर दें, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रब्ता करें और अपने जो फॉर्म्स हैं उन्हें जदीद दुनिया के तकाजे जिस तरह है ना उन उसूलों पर और उन तरीक़ों पर इस्तेमाल करें। फवाद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल कहा, वैसे तो वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस -1 की बात कर दी थी, उसके बाद शेख रशीद साहब जब से एहतियाब होकर आए तो उन्होंने कहा जी -1 नहीं होगा, होगा तो -3 होगा। फिर अब्बासी साहब ने कल, मैंने सुना कहीं, उन्होंने कह दिया कि जी अगर होगा तो -160 भी हो सकता है। तो ये क्या चल रहा है -+? अब मुल्क में इतने मसाइल हैं, कोरोना है, माशी सूरत हाल हमारे सामने हैं और एक के बाद एक बहरान सर उठा रहा है, लेकिन यहाँ ये बातें हो रही हैं। आप क्या कहेंगे? होता यह है कि जो जमहूरियत होती है ना, उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट अपने कुछ मिनिमम एजेंडाज के ऊपर एक आपस में तय करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट होती है। मसलन मैं आपको एल गोर और प्रेसिडेंट बुश का इलेक्शन हुआ, एल गोर बहुत थोड़े मार्जिन से वो इलेक्शन हारे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट बुश के हक में फैसला दे दिया। तो एल गोर ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो इस फैसले को मैं चैलेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चैलेंज करूँगा तो सोसाइटी बहुत डिवाइड हो जाएगी। हमारा पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हम जो यहाँ पर सारे हम जो सियासतदान हैं वो सोसाइटी को इतना हम डिवाइड हमने कर दिया है कि हम उसके अंदर कॉमनैलिटी जो है वो तलाश नहीं करते। अपोजिशन 24/7 लगी रहती है कि गवर्नमेंट जाए और गवर्नमेंट भी अपोजिशन का लिहाज उस तरह से नहीं करती। मैंने असेंबली में भी ये कहा था कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडे के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को आना पड़ेगा ताकि हम हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में ना लगे रहें और कुछ बातों के ऊपर हमारा कंसेंसस हो जाए और हम गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दे दें, फिर लोगों के पास जाएंगे, वो वोट देंगे और वोट के बाद फैसला करेंगे। ये बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है फवाद साहब, और होना भी ऐसे ही चाहिए। बिला वजह की महाजराई होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक और इदारा है, एक और इंस्टीट्यूशन है जिससे हम महाजराई देख रहे हैं और प्रॉबली बिला वजह की महाजराई देख रहे हैं, जिसपे शायद चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो खत है वज़ीर आज़म साहब को जो उन्होंने कल लिखा, वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। कल हमने देखा इस्लामाबाद में पैमरा के दफ्तर के बाहर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। फिर फैसल वाफडा साहब जो हैं वो ट्विटर पर नंगी गालियां देते हैं सीनियर सहाफ़ियों को, उनसे बदकलामी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। फिर MSR साहब वाला मामला भी आपके सामने। तो ये जो तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई महाजराई चल रही है मीडिया के साथ, चूंकि आप इस मिनिस्ट्री में भी रह चुके हैं, इसको क्या ठीक करने की ज़रूरत है? लेकिन हुकूमत ने जो है वो चीज़ें रिजॉल्व करनी होती और ये चीज़ें जो है आती रहती हैं। गवर्नमेंट, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो रोज़ाना नया इशू आता है, रोज़ाना नया इशू रिजॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो सारे इश्यूज हैं ये भी एक ऐसे इश्यूज हैं जो बड़ी आसानी से रिजॉल्व हो सकते हैं। एंड आई बिलीव कि बहुत ही कैपेबल टीम इस वक्त जो है वो मीडिया को देख रही है। शिबली फराज साहब हैं, आसिम बाजवा साहब हैं, और इनके होते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इश्यूज जो हैं वो रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। चलें, अगर आप पर उम्मीद हैं तो हम भी उम्मीद बना लेते हैं। फिर बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, इट वाज ग्रेट टू हैव यू ओवर। और हम दोबारा से तमाम फार्मर भाइयों को कह दें, वो जो नौजवान फार्मर्स हमें देख रहे हैं जिनके पास 5 एकड़ 12 एकड़ या फवाद साहब ने एक और डायमेंशन भी दी, उतने फार्म्स हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रब्ता कर सकते हैं और जदीद तरीक़ों पर, जदीद उसूलों पर अपने फार्म्स को बेहतर बना सकते हैं और उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए।